ये एक ऐसी कहानी है जो खुद को हकीकत दिखाती है, पर इसकी संभावना हो सकती है कि इतनी बड़ी दुनिया में किसी न किसी कोने में यह घट रही होगी या भविष्य में घट सकती है। इसकी अपार संभावनाओं को देखा जा सकता है। मुझे पता है सब इसे झुठला कर ये कहेंगे कि ऐसा होगा ही नहीं, पर हर मनुष्य के सोचने के आयाम निश्चित हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी चीजों को सोचता हूं जो सच है ही नहीं। हो सकता है ये किसी का भविष्य हो, पर फिलहाल तो ये मेरी संवेदनाओं की देन है। अरे अभिषेक, कहां खो गया तू? और ये क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा दोस्त शेंकी मुझे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से हिलाता है। तब जाकर मैं वास्तविक दुनिया में लौट आता हूं। मेरा नाम अभिषेक और मेरा दोस्त शेंकी बस से एक ऐसे इंसान की खोज में जा रहे हैं जो मुझे या तो इन ख्याली सपनों से बाहर निकाले या इनका मतलब बताए। ऐसे इंसान की खोज में मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। मैं 18 वर्षीय एक नौजवान हूं जो कुछ नया खोजना चाहता हूं। मैंने इसी वर्ष अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया है और हम दोनों दोस्तों ने बचपन में एक साथ रहकर पढ़ाई की, पर अब समय ने हमें अलग करने की पूरी व्यवस्था कर ली है। इसलिए हम जुदा होने से पहले एक बार वेकेशन टूर पर जा रहे हैं। हम टिहरी गढ़वाल जा रहे हैं, मेरे पापा के दोस्त के पुश्तैनी फार्म हाउस में। अरे ओ अभिषेक, तू क्या बड़बड़ा रहा है? तुझे कितनी बार कहा यार, अकेले में बड़बड़ाता रहता है, हर जगह चालू हो जाता है साला। अब दिन तक एकदम चुप रहना, सुबह के 3 बजे भी चैन नहीं है तुझे। बस में सब लोग तुझ पर हंस रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि ये बेवड़ा कहां से पकड़ लाए हो जो बड़बड़ाए जा रहा है। यार मैं तेरे कहने पर सुमन अंकल के गेस्ट हाउस पर चलने को तैयार हुआ हूं, पर तेरे सपने हैं जो कि तुझे कहीं अकेला छोड़ते ही नहीं। ये सुनकर मैं बस की खिड़की से बाहर देखने लगा। सुबह की ताजी और ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म को छू रही थी। हम अभी ऋषिकेश में पहुंच गए थे। बस कुछ मिनटों में हम गढ़वाल बस स्टैंड पर भी पहुंच चुके थे। एक बड़ी लग्जरी बस से उतरकर हम फिर काशी विश्वनाथ ट्रेवल्स की पहली बस पकड़कर चंबा के लिए रवाना हुए। मैं और मेरा दोस्त शेंकी पहली बार ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। बस में आधे घंटे बैठने के बाद सड़क पहले से पतली और घुमावदार हो गई थी। हवा भी जिस्म को एक नया अनुभव दे रही थी। पहली बार पहाड़ों की यात्रा ने हमें जोश से भर दिया। हम खिड़की से कौतूहलवश छोटी छोटी पहाड़ियों को देखकर खुश हुए जा रहे थे। शिवालिक पहाड़ियां शुरू हो गई। खुला आसमान और हरे भरे पहाड़ जो मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे। मैं अपने दिमागी ख्यालों में इन्हें ही देखा करता था। मन कर रहा था कि बस से उतरकर यहीं बस जाऊं। बस ने रफ्तार पकड़ी और वो उस संकरी सड़क पर सरपट दौड़ने लगी। अगले 2 घंटों में हम दोनों चंबा पहुंच गए। हम बस से उतरे ही थे कि सामने एक बढ़िया होटल मिला जहां के खाने की खुशबू 10 मीटर दूर से ही आ रही थी। मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। फिर मेरे दोस्त ने भी कहा कि बिना खाना खाए मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। थोड़ा आगे बढ़े तो होटल का बोर्ड दिखा, मिलन रेस्तरां। हम जल्दी से आगे बढ़े और खाना ऑर्डर किया। यहां काफी चहल पहल थी, एकदम ठसाठस भरा हुआ था। ये लास्ट की लाइन में 2 लोग बैठे थे, वो भी शायद खाने का इंतजार ही कर रहे थे। वो आपस में बात भी कर रहे थे। हम यहां पहली बार आए थे तो हमें भी ऐसे ही साथियों की तलाश थी, तो हम भी उनके साथ जाकर बैठ गए। इतने में खाना भी पहुंच गया। खाने की थाली देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। वो दोनों बीच बीच में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो भी नई टिहरी जा रहे हैं। सुमन अंकल का गेस्ट हाउस भी वहीं पर था, तो मैंने उनको कहा, हम भी चल सकते हैं क्या आपके साथ? उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की और बताया कि हम यहां पहली बार आए हैं और हमें पहाड़ी रास्तों का कुछ पता नहीं है। हमें भी नई टिहरी ही जाना है। तो इस बार वो मान गए। ओह, उनका परिचय करवाना तो मैं भूल ही गया। देवेंद्र प्रसाद जी और विकास नैनवाल जी दोनों ही घोस्ट स्पेशलिस्ट हैं। मेरा दोस्त तो सुनकर डर ही गया कि हम घोस्ट स्पेशलिस्ट के साथ नई टिहरी जाएंगे। अच्छे से खाने के बाद हम फिर बस में बैठ गए। बस धीरे धीरे
आगे बढ़ने लगी। आज कई दिन बाद कुछ अलग करने में मजा आया। लगभग 1 घंटे में हम नई टेहरी पहुंच गए। बस से उतरे और हम 2 दोस्त फार्म हाउस चले गए। देव और विकास जी अब पास के एक होटल में रहने चले गए। फार्म हाउस एकदम चकाचक चमक रहा था। एक छोटा सा बगीचा फार्म हाउस की सुंदरता बढ़ा रहा था। चाबियां भी मेरे पास ही थी। कई दिनों से बंद होने से कमरे में हल्की हल्की बदबू आ रही थी, पर हम थक चुके थे, तो उस दिन मैं सीधे रजाई में जाकर घुस गया और गहरी नींद में चला गया। जब शाम को नींद खुली तो मेरा दोस्त चाय बना रहा था। उसने मुझे जगाया और चाय पीने को दी। चाय पीने से थकान कम हो गई थी, तो हम बाजार की तरफ घूमने निकल गए। पूरा बाजार लाइटों से चमक रहा था और ये अन्य पर्वतीय बाजारों से काफी विकसित था। बाजार घूमकर वापस आने में रात हो गई। बाजार से दैनिक जरूरत का सामान जुटाने में हमें थोड़ी देर हो गई थी। फार्म हाउस में सन्नाटा और अंधेरा घर कर चुका था। 9 बजे घर वापस आकर भूख लगी तो हम खाना बनाने में जुट गए। खाना बनाने लायक पानी तो हमारे पास था, पर पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मैं पानी की बाल्टी उठाकर बाहर आ गया। जिस जगह अंकल ने बताया था मैं उधर जाने लगा। गांव में प्राकृतिक जल स्रोतों से पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। ऐसा जल स्रोत अंकल के फार्म हाउस के पीछे की तरफ था। पीछे की तरफ पूरी तरह अंधेरा था। मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अनूठी शांति छाई थी। आसमान में बादल थे, जिससे तारे भी साफ नहीं दिख रहे थे। मैं अपनी ही धुन में मस्त होकर जा रहा था। अचानक मेरा पैर पानी के लबालब भरे गड्ढे में पड़ा तो पूरे वातावरण की तंद्रा भंग हुई। मेरा गला सूख गया था। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। पास ही की एक पहाड़ी से मुझे पानी रिसता हुआ दिखा। मैंने फटाफट पीकर देखा तो एकदम जबरदस्त मीठा पानी। मैंने फटाफट पानी भरा और धीरे धीरे चलने लगा। इस बार मैं देख देख कर चल रहा था। मैं उसी जगह पर आ गया था जहां मेरा पैर गड्ढे में घुसा था। मैंने उस जगह का तेजी से निरीक्षण किया तो पता चला कि पानी के लगातार बहाव से वहां की मिट्टी का कटाव हो गया था। वहां से आगे मैं बढ़ा ही था कि तभी फिर से एक बार पानी में छपाक छपाक की आवाज आने लगी। मैंने पीछे देखा तो वहां कोई न था। मेरे मन में कई ख्याल एक साथ आने लगे। धीरे धीरे पानी की वो आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं पूरी तरह पसीने से भीग गया था। मन में कई विचार आ रहे थे, पर अब थोड़ा उत्साह आया जब देख लिया कि अब फार्म हाउस ज्यादा दूर नहीं है। हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। फार्म हाउस के पास कोई घर भी नहीं था, पर सामने की पहाड़ियों पर जलती लाइटें जो धीरे धीरे बंद हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी लोगों का जीवन संघर्षमय होता है और पहाड़ी इलाकों में सब जल्दी सो जाते हैं। हम भी थोड़ी देर गप्पे लगाकर सो गए। रात बहुत गहरी थी। हम लोग खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सो चुके थे, क्योंकि मैंने पिताजी से सुना था कि यहाँ बाघ भी शिकार की तलाश में घरों में घुस जाता है। आधी रात को मेरी नींद खुली। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो मैं चुपचाप सुनता रहा, पर फिर अपने दोस्त को जगाकर देखा तो वो चुपचाप सो रहा था, पर रोने की आवाज लगातार आ रही थी। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर आ गया। जैसे ही मैं उस आवाज की तरफ गया, वो मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से हाथ मेरे कंधे पर रखा। मेरी आंखों की पुतलियां फैलने लगी। दिल की धड़कनें रेल के इंजन की तरह धक धक करने लगी। उस 1 मिनट में मुझे जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्म याद आने लगे। तभी मेरे दोस्त की आवाज आई, अबे साले, तू खुद तो मरेगा ही और मुझे भी साथ ले जाएगा। हम दोनों एक साथ हंसने लगे। पर तू यहां कैसे आया? मैंने कहा। जब तू कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर आया, तभी मैंने तुझे बाहर जाते देखा। पर तू इतनी रात क्या करने आया यहां? मेरे दोस्त ने फुर्ती से प्रश्न मेरी तरफ दागा। मैंने उसे कहा
कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा टहलने आ गया था। पर तुझे इतनी ठंडी में पसीना क्यों आ रहा है? अबे सब यही सुनेगा क्या? चल अब सो जा, नहीं तो बाघ आ जाएगा। उस रात मुझे कई डरावने एहसास हुए। जब मैं बेड पर लेटा तो मेरे सर के ऊपर एक पानी की छोटी बूंद बनने लगी थी, जो धीरे धीरे बड़ी होकर नीचे गिरने लगी। एक पल को लगा कि मैं इसमें कैद हो जाऊंगा। एक तो वो पहली बार पहाड़ों में घूमने आया, इसलिए उसके मन में डर ने घर कर लिया था। उसे हर वक्त वही बात याद आ रही थी जो उसके डैड ने उसे बताई थी। अभिषेक, तुम घूमने जा रहे हो, ठीक है, पर वहां रात को किसी भी हालत में सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना। पर अब वो सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। ऐसा क्या है यहां जो रात को बाहर नहीं जा सकते? हां, जंगली जानवर इसका कारण हो। ये सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह, भैजी भैजी, एक जोरदार आवाज के साथ एक कमजोर से दिखने वाला लड़का झाड़ियों के बीच से दुबक कर निकला और दरवाजा पीटने लगा। अबे कौन है बाहर इतनी सुबह सुबह? मेरा दोस्त शैंकी चिल्लाने लगा। मैंने कहा चुप हो और जाकर दरवाजा खोल। शैंकी अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और तिल मिलाकर कहने लगा, कौन है बे? मैं सुमन जी के फार्म हाउस का चौकीदार हूं। बाहर से आवाज आई तो मैं भी दौड़कर बाहर आया और जो मैंने देखा उस पर आप भी हंसने लगोगे। अबे मरियल, क्यों झूठ बोल रहा है? शैंकी हल्की मुस्कान में हंसने लगा। हंसी तो मुझको भी आ रही थी, पर मैंने हंसी दबा ली। वैसे वो चौकीदार जिसका नाम श्याम सिंह था, वो हम उम्र था, तो मैंने भी कहा, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि फार्म हाउस से ज्यादा तुझको चौकीदारी की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगा। पर तुम कल रात कहां थे श्याम? यार मेरा काम बस देखभाल करना है। वैसे भी यहां लोग घर में ताले नहीं लगाते। तुम्हारे अंकल का गेस्ट हाउस काफी सालों से बंद पड़ा था, इसलिए ताला लगाना पड़ा। और वैसे भी मैं यहां रात को नहीं रुकता। पर क्यों श्याम? मैंने पूछा। श्याम थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर तपाक से बोल पड़ा, मेरा घर यहीं नजदीक है, इसलिए मैं सूरज ढलने से पहले ही घर चला जाता हूं। उसने कुछ दिन पहले की एक ऐसी घटना बताई कि हमारी रूह कांप गई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले रात को फार्म हाउस के 1 किलोमीटर दूर बाघ ने एक बच्चे को मारकर घायल कर दिया। यह खबर हमारे लिए सनसनीखेज खबर थी और मैं और शैंकी एक दूसरे को ताक रहे थे। पिछली रात को हम भी बाहर ही घूम रहे थे और मैं तो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मुझे रात को यहां किसी की आवाजें सुनाई दी थी। मैं ऐसा सोचकर ही पानी पानी हो चुका था। श्याम बोला, डर गए ना भैजी? चलो चलता हूं, थोड़ी देर में फिर आऊंगा। ठीक है श्याम। मेरा ऐसा कहने पर वो चला गया। दिन बढ़िया बीत गया और हमने श्याम सिंह से रात को खाने पीने का इंतजाम भी करवा लिया था। रात होने से पहले श्याम से अच्छी विदेशी ब्रांड वाली बियर भी मंगवा ली थी और श्याम को भी देर रात तक रुकने के लिए कह दिया था। पहले तो वो ना नुकर कर रहा था, पर बाद में शैंकी ने उसे अच्छी ब्रांड की बियर पीने का लालच दिया और आखिरकार वो रुक गया। रात धीरे धीरे घिर आई। अंधेरा और हल्की हल्की ठंडी हवा हमारे पूरे बदन में सिहरन पैदा कर रही थी और हमने आज सूखी लकड़ी का भी इंतजाम कर लिया था। श्याम सिंह ने जल्दी जल्दी लकड़ियों को ऊपर से सजाया और नीचे से माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। ठंड में आग की गर्मी कितनी सुखद होती है आज पता चला। फार्म हाउस में कहने के नाम मात्र 3 कमरे थे और फार्म हाउस से पीछे की तरफ एक पुराना सा कमरा था जिस पर हमेशा एक बड़ा सा जंग लगा ताला लगा रहता था। बाकी पीछे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बहुत आगे पहाड़ था। कुल मिलाकर यह जगह नई टिहरी के बाहर एक सुनसान जंगल से शुरुआत में बसी थी। यहां से 1 किलोमीटर तक ना कोई शोर शराबा है और ना ही कोई बस्ती। धीरे धीरे रात गहराने लगी। खाना खाकर अब बारी थी पैग सजाने की और इस काम का पूरा श्रेय शाम को जाता है। ठंड में आग और ब्रांडी दोनों का अपना ही मजा है। सुनसान जंगल से आज अलग अलग जंगली सियार और जानवरों की आवाजें आ रही थी
जो शांतिपूर्ण वातावरण को कौतूहल से भर रही थी। चंद्रमा अपने चरम पर था। शायद इसी वजह से जंगली भेड़िए और सियार अपना रोना रो रहे थे। शुरुआत में आवाज दूर थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें हमारी ओर बढ़ रही थी। श्याम और शौकी बेसुध पड़े थे। रात पूरी तरह गहरी हो गई थी। अचानक सारा शोर शांत हो गया। वो जंगली जानवर भी चुप हो गए। लग रहा था जैसे किसी ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी हो। मेरी आंखें भी वक्त के साथ भारी होने लगी और मैं भी गहरी नींद के आगोश में समा गया। रात को पानी के टपकने की आवाज सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई। एक बड़ी सी पानी की बूंद शैंकी के सिर के ऊपर घूम रही थी। मैं चुपचाप देख रहा था। मैंने उठाने की कोशिश की, पर मैं कर भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझको जकड़ा हुआ हो। मैंने शैंकी को आवाज देने की भी कोशिश की, पर मेरी आवाज बाहर ही नहीं आ पा रही थी। वो पानी की बूंद लगातार बड़ी होती जा रही थी और एक समय के लिए वो बूंद इतनी बड़ी हो गई कि मेरा दोस्त शैंकी उसमें बंद होकर छटपटाने लगा था। पर सब कोशिश बेकार रही। मैं बस मूक बाधिर की तरह उसे देखता रहा और वो पानी की बूंद जो एक काली परछाई में बदल गई और शैंकी को लेकर गायब हो गई थी। फिर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शुरू हो चुकी थी। इस बार वो बहुत ही नजदीक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस के बाहर ही उन्होंने अपना डेरा डाल लिया हो। मैं बिना पलक झपकाए सब देखता रहा, क्योंकि मैं बेबस था। मैं न हिल पा रहा था, न आवाज निकल पा रही थी मेरी। श्याम सिंह भी गायब हो चुका था। पूरे वीराने में बस मैं ही इंसान बचा था। बाकी न जाने कहां चले गए थे। उस रात मेरे दोस्त शैंकी और श्याम को एक काला साया पकड़कर ले गया और मैं उसी स्थिति में जकड़ा रहा। मैंने हर संभव प्रयास किया, पर मेरे शरीर की पकड़ जरा भी ढीली न हुई। मैं उस रात न सो पाया न जाग पाया। अर्ध चेतना लुप्त अवस्था में बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। बस सुबह होने ही वाली थी। इतने सब प्रयास के बाद जब मैं हार गया तो मुझे एक घोर शंखनाद की आवाज सुनाई दी, जो कहीं ऊंची पहाड़ी पर बज रहा था। इससे मेरा शरीर स्वयं हल्का हो गया और पकड़ पूरी तरह गायब हो गई थी। मैं हड़बड़ी में उठा और अपने दोनों साथियों को पगलों की भांति जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर वहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई न था। जब मैंने फार्म हाउस के हर कमरे में जा जाकर उन्हें खोजा तो उनका कुछ भी पता न चला। आखिरकार एक बिल्ली की भयंकर डरावनी आवाज म्याऊ म्याऊ फार्म हाउस के पीछे की तरफ से सुनाई दे रही थी। तो मैं दौड़कर पीछे गया। वहां मुझे कोई भी ना दिखा, न बिल्ली न कोई और। फिर हड़बड़ी में मैंने उस पुराने से कमरे के दरवाजे को देखा, पर वो पहले की तरह ही बंद था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो मैं वापस जाऊं या इस सारे रहस्य का पता करूं। मैं जानना चाहता था कि यहां लोग शाम होते ही घरों में बंद क्यों हो जाते हैं। इसलिए मैं दिन में सोचता रहा, क्या जंगली जानवर ही इसका कारण है? पर वो कौन था जो कल रात यहां से मेरे दोनों दोस्तों को उठा ले गया?